हेलो बच्चों, दिस इज़ कृष्णा वशिष्ठ और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टैट्स ग्रुप पर। और आज हम करने वाले हैं एचटेट का क्वेश्चन पेपर, जो कि 2015 का क्वेश्चन पेपर है। ये आप देख सकते हैं और ये लेवल 2 है, जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, जिसको शॉर्ट में CDP कहते हैं। और इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आप सीटेट के प्रीवियस पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं या फिर एसटेट के प्रीवियस पेपर को एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप जो है मेरे चैनल पर सारे क्वेश्चन पेपर को एक्सेस कर सकते हैं विद करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, और विद सॉल्यूशन। मैंने सारे क्वेश्चन पेपर अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं। आप देखें वीडियो, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। अगर आप सीटेट 2020 या फिर अपने स्टेट के किसी भी टेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आप भी देखते रहना और एंड में मेरे को कमेंट करके बताना कि सर मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं आज के। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखें। 16 years old Neeraj is attempting to develop a sense of himself as a separate self governing। ठीक है, एक 16 साल का बच्चा जो है वो अपने अंदर कुछ विशेषताएं डेवलप कर रहा है, जैसे कि सेल्फ गवर्निंग। ठीक है, तो एक्चुअली में वो बच्चा क्या डेवलप कर रहा है? पहला ऑप्शन हेटेड, सेकंड ऑटोनॉमी, थर्ड टीनेज एरोगेंस, या फिर डी ऑप्शन है मैच्योरिटी। तो बताइए जल्दी से, इसका जो आंसर है वो है ऑटोनॉमी। देखो यहाँ पे बात हो रही है सेल्फ गवर्निंग की, सेल्फ गवर्निंग, और सेल्फ गवर्निंग का मतलब क्या है? ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी का मतलब देखो ऑटोमेटिक, इससे पकड़ो इसे, ऑटोमेटिक, तो अपने आप। ठीक है, तो एक्चुअली में बच्चा अगर सेल्फ गवर्निंग ऐसी विशेषता होती है जिसमें बच्चा अपने आप ही सारे काम करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा कि अगर आप जैसे मान लो कोई बच्चा जो है चाइल्डहुड की स्टेज में चल रहा है अकॉर्डिंग टू पियाजे, और आप जैसे मान लो झाड़ू दे रहे हो, तो बच्चा भी झाड़ू देने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब बच्चा जो है ऑटोनॉमी की स्टेज को पकड़ रहा है, ऑटोनॉमी, खुद ऑटोमेटिक सारे काम जो है करने की कोशिश करेगा। ठीक है, वो बच्चा जो है अपने आप को सेपरेट करने की कोशिश नहीं कर रहा है संसार से। एक्चुअली में वो बच्चा जो है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को अगर आप देखोगे, अगर आप बर्तन धो रहे हो तो वो बच्चे भी बर्तन धोने की कोशिश करेंगे, करते हैं। ठीक है, तो ऑटोनॉमी इज द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड, द हैबिट ऑफ टेलिंग लाई ऑफ चिल्ड्रन मे बी इम्प्रूव्ड बाय। एक बच्चा जो है झूठ बोलता है, तो उसकी उस हैबिट को चेंज करने की या फिर इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे आप, तो कौन सा तरीका अपनाओगे? पनिश करोगे उन्हें? तो बिल्कुल भी नहीं करना है सर, पनिश क्यों करेंगे हम? ठीक है, बच्चे बिगड़ जाएंगे। बी ऑप्शन, गिविंग लेक्चर ऑन द बैड इफेक्ट्स। आपको लेक्चर भी नहीं देना है, क्योंकि देखो लेक्चर बच्चे सुनते नहीं हैं। बच्चे के पास दो कान होते हैं, वो एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे। सी ऑप्शन, गिविंग एग्जाम्पल ऑफ चिल्ड्रन हु स्पीक्स ट्रूथ। आप एग्जाम्पल दोगे उनको कि दूसरे सत्य बोलते हैं तो आप भी सत्य बोलो, तो बच्चे नहीं बोलेंगे ना। बच्चों को कुछ देना पड़ेगा, बच्चों को कुछ टॉफी देनी पड़ेगी। देखो बात यहाँ पे बच्चों की हो रही है, बड़ों की नहीं हो रही है। बच्चे जो हैं एक टॉफ़ी से भी मान जाते हैं। ठीक है, एक टॉफ़ी दोगे तो एक बच्चे को मिलेगी, 10 बच्चे देखेंगे, और 10 बच्चे देख के फिर वो भी सत्य बोलने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, झूठ नहीं बोलेंगे। तो ये तो फिर वो बेंडूरा वाली थ्योरी हो जाएगी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, कि एक बच्चे को अगर आप टॉफ़ी देंगे तो 10 बच्चे जो हैं उस चीज़ को देख के जो है सत्य बोलने की आदत को अपनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आप उन बच्चों को क्या करोगे? रिवॉर्ड दोगे। ठीक है, और रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, प्राइमरी री-इन्फोर्समेंट दे दो या फिर सेकेंडरी री-इन्फोर्समेंट दे दो। प्राइमरी री-इन्फोर्समेंट का मतलब चॉकलेट वगैरह देने से ही होता है, या फिर टेंजिबल रिवॉर्ड दे दो कि भाई पीठ थपथपा दी। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है बच्चों को रिवॉर्ड दें या फिर अवॉर्ड दें। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, अकॉर्डिंग टू स्टैनली हॉल। देखो स्टैनली हॉल एक साइकोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने ना एक खास तौर पे एक अवधि को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की संज्ञा दी हुई है। स्ट्रेस मतलब आंधी तूफान, स्ट्रेस मतलब प्रेशर। एक ऐसी अवधि होती है, दी गई 4 ऑप्शन में से आपको एक ऐसी अवधि चूज़ करनी है जो कि खास तौर पे स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवधि मानी जाती है। तो ये अवधि जो है, आप बिल्कुल अपने दिमाग में सही सोच पा रहे हैं, ये अवधि है सी ऑप्शन,
एडोलेसेंस। एडोलेसेंस एक ऐसी अवधि है जहाँ पे बच्चा अपने ऊपर काफ़ी सारा प्रेशर महसूस करता है, और वो करता इसलिए है क्योंकि काफ़ी हार्मोनिकल चेंजेस होते हैं उसकी बॉडी में, और उसकी बॉडी की एकदम से ग्रोथ होती है, और उसका मूड स्विंग होता है इंटरनली और एक्सटर्नली, और दूसरों को भी एक उम्मीदें होनी स्टार्ट हो जाती है, पढ़ाई का प्रेशर अलग से होता है। तो काफ़ी सारी आप कह सकते हैं कि स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की संज्ञा देना सही बात होगी, और ये दी थी स्टैनली हॉल ने। तो साइकोलॉजिस्ट का नाम भी आ जाता है कई बार, इसका नाम याद रख ले, नोट्स बना ले अपने। और एडोलेसेंस की अवधि को जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की संज्ञा दी है, ये भी चीज़ आप याद कर ले, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम्स के अंदर। क्रिएटिव आंसर्स रिक्वायर, जो सृजनात्मक आंसर होते हैं उनको बनाने में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? तो पहला ऑप्शन है ओपन एंडेड आंसर टाइप क्वेश्चन, तो बिल्कुल पहले ही ऑप्शन राइट है यहाँ पे। ठीक है, जो क्रिएटिव आंसर होंगे एक्चुअली में वो ओपन एंडेड होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ओपन एंडेड क्या होते हैं? अगर ओपन एंडेड होते हैं तो फिर क्लोज एंडेड भी होते होंगे। यस माय डियर फ्रेंड, क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड होता है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पहले क्लोज एंडेड बता देता हूँ। जैसे ऐसे क्वेश्चन जो कि यस और नो में ख़त्म हो जाए, जैसे मैंने आपसे पूछा कि क्या आपने खाना खा लिया, तो आप क्या कहोगे? या तो आप यस कहोगे या आप नो कहोगे। ठीक है, इन तीसरा कोई ऑप्शन मेरे को नहीं बताओगे आप। तो देखो क्वेश्चन का आंसर कितना छोटा था, खत्म हो गया। आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली अपने आप को एक्सप्रेस करने की। ठीक है, तो ये हो गया क्लोज एंडेड। ऐसे क्वेश्चन जो कि यस और नो में दिए जाते हैं जिनके आंसर्स, वो ओपन एंड क्लोज एंडेड होते हैं। और ऐसे क्वेश्चन जो जिसका बिल्कुल उल्टा होता है, जैसे मैंने आपसे पूछा टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है ना, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, तो आप जो है अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करोगे। ठीक है, कि मैं फलाना हूँ, मैं ढिमका हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा नाम वो है। तो एक्चुअली में कम से कम आप अपने आप को एक्सप्रेस तो कर रहे हो ना, आपका कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा हो रहा है, आप ब्रेन में सोच भी रहे हो चीज़ों को। तो एक्टिवली इस मतलब टाइप के क्वेश्चंस को हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं। और ये एक्चुअली में जो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, समझ लो उन बच्चों की ओपन एंडेड टाइप क्वेश्चन देने की जो मतलब आंसर देने की जो रिक्वायरमेंट होती है, पावर होती है, विशेषता होती है, वो काफ़ी अच्छी होती है। और ओपन क्रिएटिव बच्चा बनने के लिए ओपन एंडेड होना बहुत ज़रूरी है। तो ओपन एंडेड इज़ द राइट आंसर। बाकी कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन ये कुछ भी नहीं होते हैं। ठीक है, ये जस्ट कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इन्फ्लुएंसेस पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड? चाइल्ड की पर्सनैलिटी को इंप्रूव करना है तो कौन सा फैक्टर जो है प्रभावी होगा? कौन सा फैक्टर क्या होगा? प्रभावी होगा। तीनों ही ऑप्शन है, हेरिडिटी, फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर जो है डी। कहने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन जो है मैंने इतनी बार करवा दिया है कि एक्चुअली में किसी बच्चे की पर्सनालिटी, किसी बच्चे की नहीं, किसी पर्सन की पर्सनालिटी को बनने में देखो हेरिडिटी, फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट का सबसे ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएंगे आपके, ऑप्शन हो जाएगा डी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जल्दी से। विच लॉ ऑफ थॉर्नडाइक इंडिकेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ अवॉर्ड एंड पनिशमेंट इन लर्निंग? देखो थॉर्नडाइक के नियम थे। ठीक है, इन्होंने एक नियम बनाया था जिसको हम प्राइमरी लॉज कहते हैं। इनके कुछ लॉज थे, 3 लॉ थे इनके, और उनके भी अपने सब लॉ थे। तो बेसिकली 3 लॉ को कहा जाता है प्राइमरी लॉज। तो पहला लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, जहाँ पे जिसको हिंदी में कहते हैं तत्परता का नियम। अब कोई भी इंसान सीखने के लिए कितना मतलब तैयार है, रेडी है। सिंपल सी बात है, अब यार आप जो है 4 साल के बच्चे को +2 का मैथ तो नहीं करा सकते ना, तो तत्परता का नियम कहता है ये। ठीक है, उसके बाद लॉ ऑफ एक्सरसाइज भी दिया हुआ है इसमें। लॉ ऑफ एक्सरसाइज का मतलब है अभ्यास का नियम, कि किसी चीज़ में अगर आपको मास्टरी गेन करनी है तो आपको मतलब निरंतर उसके अंदर अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, और एक है लॉ ऑफ इफेक्ट, उनके प्रभाव का नियम। कोई चीज़ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फ्यूचर में इस चीज़ पे डिपेंड करेगा कि वो उसको आप कंटिन्यू करोगे नहीं करोगे, कि आप रिवॉर्ड पे, अवॉर्ड पे और पनिशमेंट पे डिपेंड करेगा। अगर आप कोई चीज़ कर रहे हो और करने से अगर आपको अच्छा फील हुआ है, ठीक है, बिल्कुल मस्त फील हुआ है, तो आप फ्यूचर में उस चीज़ को करोगे। ये तो हो गया अवॉर्ड, क्योंकि आपको अवॉर्ड मिला है ना उस चीज़ को करने के लिए। और अगर आपको पनिशमेंट दूं मैं, मान लो आपने कोई चीज़ करी और मैंने आपको थप्पड़ मार दिया। मान लो कोई बच्चा जो है स्मोकिंग कर रहा है, मेरा ही बच्चा है, मैंने मेरे सामने स्मोकिंग कर रहा है, मैंने उसको थप्पड़ जड़ दिया गाल पे, गाल लाल हो गया उसका। ठीक है, तो उसको पनिशमेंट मिल गई। नेक्स्ट टाइम मेरे सामने स्मोकिंग करने से बचेगा, वो सोचेगा ठीक है मैं करूँ या ना करूँ, क्योंकि दूसरे गाल पे फिर थप्पड़ पड़ सकता है। तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। मतलब एक ऐसा इफेक्ट है, ये लॉ है जो कि अवॉर्ड और पनिशमेंट
अकम्प्लिशमेंट को लेकर चलता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आई होप कि आपको मस्त लगा होगा एक्सप्लेनेशन। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डेवलप्ड इन एडोलेसेंस। एडोलेसेंस यानी कि जो अवधि है एडोलेसेंस की, यानी कि किशोर अवस्था की जो अवधि है, इसमें से कौन सी चीज वो डेवलप नहीं करता है, ठीक है। ईगो सेंट्रलिज्म, इंटरेस्ट, रीजनिंग पावर या फिर एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो देखो इसका जो राइट आंसर है जल्दी से बता देता हूं मैं, ईगो सेंट्रलिज्म। ईगो सेंट्रलिज्म इसका राइट आंसर है। बच्चा बाकी 3 एबिलिटी को अच्छे से अपने अंदर डेवलप कर पाता है। इंटरेस्ट को, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होता है, किशोर अवस्था की बात कर रहा हूं मैं। रीजनिंग पावर, बच्चे के अंदर तर्क शक्ति भी काफी अच्छी होती है, बच्चा आर्ग्यूमेंट करेगा। अगर आप आर्ग्यूमेंट करना चाहो तो एक एडोलेसेंस आर्ग्यूमेंट कर सकता है आपके साथ अच्छे से। अगर आप एक टीचर है, अगर आप एक ट्यूटर हैं तो आप अच्छे से जानते होंगे। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, एबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन, कि बच्चे की ऑब्जर्वेशन जो क्षमता है वो भी काफ़ी अच्छी होती है किशोर अवस्था के दौरान, ठीक है। तो बच्चे के अंदर सिर्फ एक ही चीज़ नहीं होती, वो है ईगोसेंट्रलिज्म। ये छोटी अवस्था में क्रिएट होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे, ठीक है। और जैसे जैसे बच्चा जो है बड़ा होता जाता है तो उसके अंदर जो अहम केंद्रित विचार है वो कम होता चला जाता है, ठीक है, क्योंकि फिर वो मैच्योर हो गया ना, अब वो नखरे नहीं करेगा। छोटे बच्चे नखरे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच एफर्ट विल यू मेक फॉर ब्रिंगिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ ए प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड। एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, और उसके बिहेवियर को चेंज करना है, तो आप एज ए टीचर या फिर एज ए गार्जियन क्या स्टेप्स लोगे। तो पहले ही ऑप्शन करेक्ट है भाई, सीधी सी बात है, आप उसका एनवायरनमेंट चेंज कर दो और बाद में उस बच्चे का एटीट्यूड चेंज कर दो। मान लो एक बच्चा है वो स्मोकिंग करता है, ठीक है, तो उसके अंदर प्रॉब्लम है कि वो स्मोकिंग कर रहा है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। तो सीधी सी बात है, सबसे पहले तो ये देखो कि बच्चा जो है बैड कंपनी में तो नहीं है, बच्चा बुरी संगति में तो नहीं पड़ रहा है। इसके पीयर ग्रुप्स को देखो कि बच्चे के दोस्त कौन कौन हैं, उन 4-5 दोस्तों को पकड़ो, वहां देखो कि बच्चा जो है वहां पे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है उनके बीच में, तो क्या वहां पे स्मोकिंग कर रहा है। तो वो एनवायरनमेंट अगर आप चेंज करोगे, मान लो बच्चा वहां पे स्मोकिंग कर रहा है, दूसरे दोस्तों ने ही बच्चे को स्मोकिंग करना सिखा दिया, तो वो एनवायरनमेंट जो है बच्चे का चेंज कराना पड़ेगा। एनवायरनमेंट चेंज नहीं कराओगे तो बच्चा भी चेंज नहीं होगा, बच्चे का बिहेवियर भी चेंज नहीं होगा। और उसके बाद फिर जो है उसके एटीट्यूड का नंबर है। मान लो कोई बच्चा जो है, मान लो जैसे उसको बहुत ही बुरा मतलब हैबिचुअल हो गया वो स्मोकिंग का, मतलब सिगरेट पीता है, एक दिन में 10-10 सिगरेट फूंक देता है। अगर आप उसे कहोगे भाई सिगरेट छोड़ दे अब, तो वो नहीं छोड़ पाएगा। तो धीरे 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 उसका एटीट्यूड चेंज कराना पड़ेगा। 10 से 9, 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, 5, इस तरीके से उसकी सिगरेट कम करानी पड़ेगी, ठीक है, री इन्फोर्समेंट दे के वगैरह वगैरह, जो उसके बिहेवियर को अगर आपको चेंज करना है। यहाँ पे मैंने सिगरेट का एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे मैंने स्मोकिंग का एग्जाम्पल लिया है। वो एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, स्टडी का एग्जाम्पल हो सकता है, कुछ भी आप लेके एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज एक्सेप्शनल टाइप ऑफ चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा बच्चा जो है आप एक्सेप्शनल मतलब टाइप नहीं समझोगे। पहला है स्लो लर्नर, क्रिएटिव चिल्ड्रन, फिजिकल हैंडीकैप्ड, रिसोर्सफुल चिल्ड्रन। तो पहले देखो मैं आपको है ना क्वेश्चन समझा देता हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा इज नॉट कंसीडर्ड, आपको नोट पे निशान लगाना है, जो कि एक्सेप्शनल काउंट नहीं होता, एक्सेप्शनल टाइप काउंट नहीं होता बच्चों के अंदर, ठीक है। स्लो लर्नर बिल्कुल होते हैं जी, स्लो लर्नर, क्रिएटिव चिल्ड्रन, हैंडीकैप्ड, ये तीनों होते हैं भाई, ये तीनों जो है एक्सेप्शनल की कैटेगरी में आते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, स्लो लर्नर जो बच्चा धीमा धीमा पढ़ता है वो भी एक्सेप्शनल कहलाता है। क्रिएटिव चिल्ड्रन जो बच्चा सृजनात्मक है वो भी एक्सेप्शनल कहलाता है। और जो दिव्यांग बच्चे हैं यानी कि हैंडीकैप्ड, वो बच्चे भी एक्सेप्शनल की कैटेगरी में ही आते हैं। बच्चा कौन, रिसोर्सफुल चिल्ड्रन, लगा लो ये आपका आंसर है। रिसोर्सफुल चिल्ड्रन मतलब ऐसा बच्चा जिसके अंदर संसाधनों की कोई कमी नहीं है, हर चीज़ उसके पास है। अमीर घराने का बच्चा, आईफोन है उसके पास, ठीक है, तगड़े वाला मोबाइल जिसको हम कहते हैं, मोटरसाइकिल है उसके पास, बच्चे के पास सारी किताबें हैं, घर में इंटरनेट है, सारी सुख सुविधा मिली हुई हैं। ऐसा बच्चा रिच एनवायरनमेंट के अंदर रहता है। गारंटी नहीं है कि वो बच्चा कल को क्रिएटिव बच्चा बन जाएगा या वो बच्चा जो है एक्सेप्शनल की कैटेगरी में आएगा। अब हर बच्चा जो है एक्सेप्शनल नहीं होता जो कि रिसोर्सफुल चिल्ड्रन होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, टू चेक राइजिंग एंगर इन द लर्नर द टीचर शुड। देखो बच्चे के अंदर राइजिंग एंगर चेक करना है आपको कि बच्चे का गुस्सा, ठीक है, बच्चा जो क्रोधित होता है वो बेसिकली उसका राइजिंग एंगर चेक करना है किसका, लर्नर का। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, गिव प्रोटेक्शन टू ऑल हिज इंटरेस्ट, कि उसके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो। बिल्कुल नहीं, बच्चा जो है जिद्दी बन जाएगा भैया, जिद्दी बच्चा फिर जो है आपकी छाती पे चढ़ के नाचेगा।
बी ऑप्शन, नॉट इंटरफेयर इन द चाइल्ड्स एवरीडे अफेयर्स, कि भाई आप जो है बच्चे के एवरीडे अफेयर्स में जो है इंटरफेयर ना करें। कुछ सब कुछ करें, देखो राइजिंग एंगर चेक करने के लिए सब कुछ करें, लेकिन बच्चे के एवरीडे अफेयर्स, देखो उसके कुछ अफेयर होते हैं। अब वो लव मोहब्बत प्यार मोहब्बत वाला अफेयर की बात नहीं कर रहा मैं, ये उसके कुछ इश्यूज होते हैं, ठीक है, जो हर बच्चे के होते हैं, घर पे कुछ इश्यूज चल रहे हैं, तो उनके अंदर इंटरफेयर करने की कोशिश ना करें, ठीक है। सब कुछ करे टीचर, बस यही ना करे। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। गिव हिम मोर वर्क टू प्रोवाइड हिम नो टाइम टू गेट एंग्री, बिल्कुल गलत बात है कि भाई बच्चे के अंदर गुस्सा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको काम के बोझ के तले दबा दो, ठीक है, ये तो अच्छी बात नहीं होगी। सी दैट ही गेट्स वेरी फेवरेबल ट्रीटमेंट, क्या भाई प्रधानमंत्री है क्या, उसको फेवरेबल ट्रीटमेंट दे दें हम, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट हेल्प इन इम्प्रूविंग द मेमोरी ऑफ चाइल्ड, इनमें से कौन से कैसा फैक्टर है जो कि बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा चाइल्ड की मेमोरी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। रिपीटिशन एंड प्रैक्टिस बिल्कुल हेल्प करेगी, ठीक है। उसके बाद टेकिंग हेल्प फ्रॉम रिदम बिल्कुल हेल्प करेगा। प्रॉपर ग्रुपिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर की प्रॉपिंग ग्रुपिंग कर दी जाए तो ये भी हेल्प करेगा। कौन सी चीज़ हेल्प नहीं करेगी, ऑप्शन डी हेल्प नहीं करेगा। थ्योरी ऑफ मोटिवेटेड फॉरगेटिंग होता है, मतलब एक ऐसी थ्योरी भी होती है जिससे कि चीज़ें भूली जा सकती है। अब भूलने का मतलब ये है कि सारी चीज़ें नहीं, यहाँ पे कोई जादू टोना खेल नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनवांटेड लर्निंग होती है। अनवांटेड लर्निंग मतलब जो हम छोड़ना चाहते हैं, लेकिन गलती से गलत एनवायरनमेंट में रह के हमने वो चीज़ें सीख ली हैं, तो उन चीज़ों को हमें छोड़ना है, ठीक है। तो वो छोड़ी जा सकती है मोटिवेटेड फॉरगेटिंग थ्योरी से। तो ये तो बिल्कुल मेमोरी के बिल्कुल अगेंस्ट है, ठीक है, मेमोरी को भुलाया जा रहा है, तो मेमोरी को इंप्रूव कैसे करेगी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। और वैसे भी फॉरगेटिंग वर्ड आ रहा है, ध्यान से देखना, फॉरगेटिंग एक प्रकार का नेगेटिव वर्ड है, तो मेमोरी से बिल्कुल सेंस में जा ही नहीं रहा वो। क्वेश्चन नंबर 12, जनरली द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज आर ऑब्जर्व, तो देखो गर्ल्स एंड बॉयज की फिजिकल एक्टिविटी में एक चीज़ ऑब्जर्व की गई है, वो चीज़ कौन सी है। पहला, डेवलपमेंट इज इक्वल इन बोथ एट द सेम एज, बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं कह सकते हम कि दोनों, मतलब दोनों जेंडर का जो विकास है वो सेम दर से बढ़ेगा, सेम रेट से बढ़ेगा। बॉयज़ आर 2 years अहेड इन फिजिकल डेवलपमेंट, देखो एग्जैक्ट हम बात नहीं कर सकते कि भाई 2 साल, एग्जैक्ट 2 साल, देखो इस चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई डिवाइस, कोई टूल नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन, गर्ल्स आर 2-3 years अहेड इन फिजिकल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन के साथ मैं जाऊंगा। गर्ल्स आर 2-3 years अहेड इन फिजिकल डेवलपमेंट, देखो जर्नल जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों के मुकाबले 2 या 3 साल आगे रहती हैं अगर हम बात करें फिजिकल डेवलपमेंट की। आप कहोगे सर कैसे, अगर आपने बायो पढ़ी है, तो अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, आप देख सकते हो, गर्ल्स को भी ऑब्जर्व करके देख सकते हो कि वो जर्नली वो 2 या 3 साल, मतलब आप प्यूबर्टी का एग्जांपल ले सकते हो कि भाई उनकी जो प्यूबर्टी हो बहुत मैच्योर, पहले ही मैच्योर हो जाती हैं लड़कियां, ठीक है। तो बल्कि आपको नज़र आती हैं लड़कियां लड़कों के मुकाबले, लड़के थोड़े से सूखे सूखे से नज़र आते हैं, थोड़े मतलब पतले टाइप। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू कीप मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट, देखो इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ महत्वपूर्ण नहीं है जो कि मेंटल हेल्थ स्टूडेंट की रख सके, मतलब उसकी मानसिक हेल्थ, मानसिक स्वस्थ वो कितना बच्चा है, मतलब कौन सी चीज़ नहीं है उसमें से जो बच्चे की मेंटल हेल्थ को कीप करेगी। प्रोविजंस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटी, रिवीजन ऑफ द सिलेबस, अलोइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पेइंग अटेंशन टू डिफरेंस इन इंटरेस्ट, ठीक है। देखो बच्चे की मेंटल हेल्थ को कीप करना है, ठीक है, मेंटल हेल्थ को कंटिन्यू रखना है, अच्छा रखना है, स्वस्थ रखना है, तो हमें को करिकुलर एक्टिविटी पे जोर देना पड़ेगा, ठीक है। को करिकुलर एक्टिविटी जो स्टडी के अलावा भी स्कूल के अंदर बहुत कुछ होता है, बच्चों का खेल, बच्चों का डांस, बच्चों की कंप्यूटर क्लास, काफ़ी कुछ होता है, ठीक है, क्विज कंपटीशन वगैरह एवरीथिंग, जो कि बच्चे की मेंटल हेल्थ को सही रखेगा। अलोइंग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई बच्चे को आप अपॉर्चुनिटी दें कि वो अपने एक्सप्रेशन को क्या करे, एक्सप्रेस करे, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी बच्चे की मेंटल हेल्थ को कीप करेगा। पेइंग अटेंशन टू डिफरेंस इन इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट को अटेंशन दे आप, बिल्कुल सही बात है। तो देखो इसके अंदर रिवीजन ऑफ सिलेबस है, ये इसका राइट आंसर है। केवल सिलेबस का रिवीजन करना ये बच्चे की मेंटल हेल्थ को सही रखने की गारंटी नहीं है। आप बार बार अगर सिलेबस का रिवीजन कराओगे तो बच्चा, हो सकता है बच्चे की मानसिक अवस्था बिगड़ जाए,
ठीक है, बच्चे अपने ऊपर स्ट्रेस फील करे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉब्लम रिलेटेड टू टीचिंग लर्निंग। इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है जो कि टीचिंग लर्निंग के अंदर दौरान आती है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर, इनडिसिप्लिन इन क्लासरूम, कोपिंग इन एग्जामिनेशन, रीचिंग लेट इन क्लास। देखो टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है ना, टीचिंग लर्निंग की बात हो रही है, तो देखो पढ़ाई अधिगम की बात हो रही है यहाँ पे। तो एक्चुअली में ऑप्शन भी आपको ऐसे ही चूज करना पड़ेगा। देखो सारी समस्या होती है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, ABCD की फॉर्म में सारी समस्या होती हैं, लेकिन इनमें से आपको बेस्ट आपको प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। तो एक्चुअली में पहला ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है मेरे को, क्योंकि ये लर्निंग से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है? लर्निंग से जुड़ा हुआ है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर मतलब कि भाई जो बच्चा चीज़ें पढ़ रहा है, जैसे उसका मैथ का करिकुलम हो गया, जैसे उसका साइंस का करिकुलम हो गया, ये जो करिकुलम है ये बेसिकली लर्निंग से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में उस सब्जेक्ट मैटर को समझने की समस्या बच्चों के अंदर काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, कुछ बच्चे समझ पाते हैं, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते हैं, तो फिर टीचर का वहाँ पे पढ़ाने का स्टाइल वहाँ पे आगे आ जाएगा, टीचर की मास्टरी आगे आती है, वो बच्चों को एक्चुअली में प्रोटेक्ट करती है। क्योंकि टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो एक्चुअली में कॉन्सेप्ट को बच्चे के सामने किस हिसाब से रख रहा है। ठीक है, जिस हिसाब से वो रखेगा उस हिसाब से सिंपल तरीके से भी समझाया जा सकता है। ठीक है, तो कई बार ये समस्या आती है टीचर्स के सामने कि बच्चे जो है सब्जेक्ट मैटर के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं जल्दी से। ए चाइल्ड फर्स्ट लर्न मूविंग हिज हैंड। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना भाई। ए चाइल्ड फर्स्ट लर्न मूविंग हिज हैंड, सबसे पहले उसने हाथ मूव किया, अपना पूरा हाथ, हैंड, देन फिंगर्स, उसके बाद फिंगर की मूवमेंट करी, उसके बाद हैंड एंड फिंगर्स टुगेदर, और फिर हैंड और फिंगर की मूवमेंट करी। विच प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस एग्जाम्पल। पहले हाथ, उसके बाद फिंगर, और उसके बाद जो है हाथ और फिंगर दोनों एक साथ। तो ये कौन सा एक्चुअली में सिद्धांत है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल भी नहीं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी नहीं की जा सकती है। क्योंकि नहीं कही जा सकती है? क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी होता है कि आपका डेवलपमेंट लगातार होता है, वो चीज़ होती है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल सही बात है। ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन का एग्जांपल है कि बच्चा जो है पहले अपना हाथ मूव करेगा, उसके बाद अपनी फिंगर टिप मूव करेगा, उसके बाद दोनों ही चीज़ों को एक साथ मूव करने की कोशिश करेगा। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और एक होता है प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल टू स्पेसिफिक का मतलब है कि पहले बच्चा जो है, जैसे मान लो बच्चा बहुत छोटा होता है, मैं इन्फेंट बच्चों की बात कर रहा हूँ, कि जहाँ पे बच्चा जो है अपनी सेंसेस के जरिए सीखता है। जब बच्चा जो है सेंसरी मोटर स्टेज के अंदर चल रहा होता है, तो बच्चा अगर छोटा बच्चा है, बच्चा अगर टर्न करेगा तो पूरी बॉडी को टर्न करता है। ठीक है, मतलब पूरी बॉडी को एक साथ टर्न करेगा, सारे मतलब शोल्डर, हेड वगैरह, चेस्ट एक साथ टर्न कर लेगा लेफ्ट में या राइट में। लेकिन मान लो जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है, मान लो बच्चा जो है 12, 13, 14, 15 साल की एज में चला जाता है, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बच्चे को उस मूवमेंट पर अगर टर्न करना है तो केवल अपने हेड को टर्न करेगा। तो इसे कहते हैं जर्नलाइजेशन, जर्नल टू स्पेसिफिक। पहले वो एक साथ टर्न कर रहा था, उसके बाद ये मूवमेंट है ना स्पेसिफिक हो गई, विशिष्ट हो गई। ठीक है, तो देखो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एक अलग चीज़ है, और प्रिंसिपल ऑफ जर्नल टू स्पेसिफिक अलग चीज़ है। ठीक है, और प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो ये दूर दूर से कहीं तक भी नहीं लग रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 1 से लेकर 15 क्वेश्चन। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये एस्टेट के क्वेश्चन पेपर मैं करवा रहा हूं, 2015 का क्वेश्चन पेपर है। ये मैं फिर से दिखा देता हूं, मैं ये 2015 का क्वेश्चन पेपर मैंने आज आपको करवाया है। ठीक है, आप लोग के सामने है ये, और जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है CDP, जहाँ पे मैंने क्या डिस्कस किया है CDP, और लेवल 2 है ये एस्टेट का क्वेश्चन पेपर है। इसके अलावा भी मैं काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा। इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 30, वो मैं करवाऊँगा सेकंड वीडियो में। तब तक आप यहाँ तक प्रिपेयर कर लें, अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जो है जितने भी तमाम पेपर हैं CTET के, एस्टेट के, वो जो हैं आप एक्सेस कर सकते हैं मेरे YouTube चैनल पे, और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। एकमात्र ऐसा YouTube चैनल है जो कि सारे ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है। वरना जो है आप YouTube खोल के देख लें, एस्टेट के अंदर आपको सिर्फ ऐसे यूट्यूबर मिलेंगे, ऐसे टीचर मिलेंगे जो ऑप्शन को सिंपल निशान लगा रहे हैं, कुछ भी एक्सप्लेनेशन वो नहीं दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।